हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 8 का फर्स्ट चैप्टर में आज हम बात करेंगे एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स की, यानी कि वो टूल्स, वो इम्प्लीमेंट्स जो कि एग्रीकल्चर में यूज होते हैं। ठीक है, तो बिफोर सोइंग द सीड्स, जैसे ही हम ये जो मिट्टी है इसके अंदर बीज डालने की शुरुआत करेंगे, उससे पहले हमें ये देखना होगा कि मिट्टी के अंदर मिट्टी के ढल्ले तो नहीं है, मतलब मिट्टी के क्लम्स, सॉइल क्लम्स तो नहीं है। ठीक है, सो इट इज नेसेसरी टू ब्रेक सॉइल क्लम्स टू गेट बेटर यील्ड। अगर आप जो सीड डाल रहे हैं, आप चाहते हैं कि इसकी पैदावार अच्छी हो, तो आपको ये जो सॉइल क्लम्प है इनको तोड़ना जरूरी हो जाता है। दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ वेरियस टूल्स, और इसको तोड़ने के लिए हमें अलग अलग टूल्स की जरूरत पड़ेगी। द मेन टूल्स यूज्ड फॉर दिस पर्पस आर प्लो, हॉ एंड कल्टीवेटर। तो इस सोइल क्लम्प को यानी ढल्लों को तोड़ने के लिए जिन टूल्स की जरूरत पड़ेगी उनमें है हमारे प्लो यानी हल, हॉ एंड कल्टीवेटर। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्लो की यानी हल की। तो देखेंगे हम यहाँ पे कि कौन सा पोर्शन बीम कहलाता है, कौन सा पोर्शन टिलिंग का काम करता है। तो यहाँ देखिए, ये वाला जो वुड का आपको लॉग दिख रहा है, ये वाला, ठीक है, तो इसको बोला जाता है बीम, जो कि किसकी गर्दन पे रखा जाता है? ये जो एक पेयर ऑफ बुल्स है यानी बैलों का एक जोड़ा, इसकी गर्दन के ऊपर रखा जाता है ये बीम। ठीक है, जो कि क्या है? एक लॉग है वुड का, लकड़ी का एक पूरा लॉग है। ठीक है, अब ये वाला जो पोर्शन है, जिससे कि ये वाला जो पोर्शन है, इसको क्या कहा जाएगा? प्लो शेफ्ट। ओके, प्लो शेफ्ट। और यहाँ पे जो मेन टिलिंग का काम करता है, ये ट्रायंगुलर शेप का प्लो शेयर होता है। और यहाँ पे कौन सा मेटल यूज होता है? आयरन। ये यहाँ पे आप देख पाएंगे, प्लो शेयर में आयरन मेटल का यूज होता है। इसी को हम डिटेल में पढ़ लेते हैं। देखिए, तो यहाँ पे प्लो यानी हल, दिस इज बिंग यूज्ड सिंस एंशियंट टाइम्स। जब एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ था ना, तब से ही प्लो का यूज किया जाता है। किस काम के लिए? फॉर टिलिंग द सॉइल, सॉइल को उखाड़ने के लिए, या फिर एडिंग फर्टिलाइजर्स टू द क्रॉप, फर्टिलाइजर्स को ऐड करना है सॉइल के अंदर, उसके लिए भी हल का यूज होता है। रिमूविंग द वीड्स, अब वीड्स यानी कि अनवांटेड जो प्लांट्स होते हैं, जो खरपतवार होती है, वो उग जाती है आपकी मेन क्रॉप के साथ। ठीक है, तो उसको उखाड़ने के लिए, उसको रिमूव करने के लिए भी हम प्लो का यूज करते हैं। ठीक है, नाउ दिस इज मेड ऑफ वुड, दिस इज मेड ऑफ वुड एंड इज ड्रॉन बाय अ पेयर ऑफ वुल्स। हमने क्या देखा कि ये किसके बने होते हैं? वुड के यानी लकड़ी के। और इनको ड्रॉ किसके, मतलब कौन खींचता है इनको? तो अ पेयर ऑफ बुल्स यानी बैलों का एक जोड़ा इनको खींचता है। ठीक है, और अदर एनिमल, हम दूसरे एनिमल्स भी यूज कर सकते हैं। हॉर्सेस हैं, उनको यूज कर सकते हैं, उनमें भी काफी पावर होती है, एंड कैमल्स भी, लेकिन कन्वीनियंट जो है वो बुल्स ही होते हैं। ठीक है, इट कंटेन्स अ स्ट्रॉन्ग ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप। मैंने बताया ना अभी, जो प्लोशेयर होता है ना आपका, वो ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप का बना हुआ होता है। ओके, तो यहाँ हम दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए, यहाँ पे ये जो ट्रायंगुलर दिख रहा है आपको, ये वाला, ये होता है आयरन का बना हुआ, और इसको बोलते हैं प्लोशियर, जो मेन टिलिंग का काम करता है, यानी कि मिट्टी की खुदाई का काम करता है। ठीक है, तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि प्लो के फंक्शंस क्या क्या हैं, तो आप डेफिनेटली बता सकते हैं कि टिलिंग द सॉइल, एडिंग फर्टिलाइजर्स टू द क्रॉप, रिमूविंग द वीड्स एंड टर्निंग द सॉइल। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टर्निंग द सॉइल। देखिए क्या होता है ना कि सॉइल के अलग अलग होरिजोन्स होते हैं, ए होरिजोन, बी होरिजोन, सी होरिजोन। अब जो ए होरिजोन होता है, इसमें जो टॉप लेयर होती है ना, जो टॉप लेयर होती है, बिल्कुल ऊपर वाली जो लेयर होती है, वो ज़्यादा यूज होती है। जब भी आप बार बार क्रॉप्स लगाते जाएंगे तो इसके जो न्यूट्रिएंट्स है ना, वो कम होते चले जाएंगे। ठीक है, और इसके कंपैरिजन में जो इससे नीचे वाली जो लेयर होती है ना, यहाँ पे इसमें न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा होंगे। तो क्या किया जाता है? इन टूल्स की मदद से इस नीचे वाली जो सॉइल को ऊपर लाया जाता है, यानी टर्न कर दिया जाता है, और इसी को बोला जाता है टर्निंग ऑफ सॉइल। ठीक है, अब जो प्लो है, हल है, दिस इज मेड ऑफ वुड एंड इज ड्रॉन बाय अ पेयर ऑफ बुल्स। यही बताया कि किसके बने होते थे? वुड के यानी लकड़ी के। और कौन चलाता है इनको? अ पेयर ऑफ बुल्स। और अदर एनिमल्स, ये तो हम बात कर चुके हैं। ठीक है, द मेन पार्ट ऑफ द प्लो इज अ लॉन्ग लॉग ऑफ वुड। जो मेन पार्ट होता है वो लंबा लकड़ी का लॉग होता है, ऐसे। ठीक है, विच इज कॉल्ड प्लो शेफ्ट, जिसको प्लो शेफ्ट बोलते हैं। ठीक है, तो हमने क्या देखा? प्लोशेयर देखा। प्लोशेयर क्या था? जो ट्रायंगुलर आयरन की स्ट्रिप थी, उसको प्लो शेयर बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम कोशिश करेंगे। ये देखिए, एक सेकेंड, हाँ जी, ये है आपका लकड़ी का प्लोशेयर, और ये किससे अटैच्ड है? ये अटैच्ड है आपका
प्लो शेफ्ट से, ठीक है, प्लो शेफ्ट से। अब ये जो प्लो शेफ्ट है ना, एक साइड पे अटैच्ड है लकड़ी के बीम से। ये बीम ही है जो कि कहाँ रखा जाएगा, ये रखा जाएगा बुल की गर्दन के ऊपर, ठीक है, समझ आ गया इतना। सो द मेन पार्ट ऑफ द प्लो इज अ लॉन्ग log of wood which is called plow shaft. There is a handle at one end of the shaft, ठीक है, वन हैंडल होता है। The other end is, और दूसरा एंड कहाँ पे अटैच्ड होता है, बीम से, और वो कहाँ होता है, प्लेस्ड ऑन द बुल्स नेक, यानी बुल्स की गर्दन के ऊपर। वन पेयर ऑफ बुल्स एंड अ मैन, क्या चाहिए, एक जोड़ी बैल की और एक इंसान, उनको हाँकने के लिए। कैन इजीली ऑपरेट द प्लो, ठीक है, तो आराम से काम चल जाएगा अगर दो बुल्स हैं और एक इंसान है उनको हाँकने के लिए, उनको डायरेक्शन देने के लिए, ठीक है। द इंडिजीनियस वुडन प्लो इज इंक्रीजिंगली बीइंग रिप्लेस्ड बाय आयरन प्लो नाउअडेज। अब क्या हो रहा है कि जो पहले हम लोग वुडन का हल जो यूज करते थे उसको अब आयरन के हल से रिप्लेस कर दिया गया है। रीजन क्या है, देखिए वुड जो होता है ना, वुड जो है ये अगर मॉइस्चर एब्जॉर्व कर ले तो ये फूल जाती है, इसकी जो मेंटेनेंस, इसका जो टेक्सचर है वो चेंज होना शुरू हो जाता है, और इसको टर्माइट्स, दीमक वगैरह भी जो है डैमेज कर सकते हैं। वहीं पे अगर मेटल आयरन का अगर हम यूज़ करते हैं हल बनाने में, तो वो एज कम्पेयर टू वुडन ज़्यादा लंबे समय तक चल सकता है और एफिशिएंट भी ज़्यादा होता है, ठीक है। तो प्लो करने के बाद हम अगला चलते हैं हो पे। ये क्या है, इट इज अ सिंपल टूल विच इज यूज्ड फॉर रिमूविंग वीड्स। वेरी इंपॉर्टेंट, इसका फंक्शन ही पूछेंगे जब भी आपसे पूछेंगे कि आप बताइए हो क्या होता है, तो यू विल से इट इज अ सिंपल टूल विच इज यूज्ड फॉर रिमूविंग वीड्स एंड फॉर लूजनिंग अप द सॉइल, और सॉइल को ढीला करने के लिए। और लूज क्यों करना है सॉइल को, ताकि उसके अंदर वाटर एंड एरेशन अच्छे से होता रहे, ठीक है। इट हैज अ लॉन्ग रॉड ऑफ वुड, तो लंबी वुड की रॉड होती है, ठीक है, और आयरन, या फिर वुड की या फिर आयरन की। अ स्ट्रॉन्ग ब्रॉड एंड बेंट प्लेट ऑफ आयरन, और एक स्ट्रॉन्ग जो है बेंट प्लेट होगी किसकी, आयरन की बनी हुई, ठीक है, विच इज फिक्स टू वन ऑफ इट्स एंड्स, ठीक है। तो हम देख लेते हैं किसको देखेंगे, अभी हम हो को देख लेते हैं, ठीक है। टू वन ऑफ इट्स एंड ये देखिए यहाँ पे वर्क्स लाइक अ ब्लेड, यहाँ पे देखेंगे इट इज पुल्ड बाय एनिमल्स, ये भी एनिमल से ही पुल होती है। तो यहाँ पे हम देखेंगे, हमने वहाँ पे भी बीम देखा था, ये बीम है, ये वाली जो है ये आयरन की आपको रोड दिखाई दे रही है, ठीक है, ये ग्रिप है और ये है हैंडल, ठीक है, इसको कंट्रोल करने के लिए। ये बेंड प्लेट है जो कि मेन काम करती है टिलिंग का, ठीक है, लूजनिंग अप द सॉइल एंड रिमूविंग ऑफ वीड्स, क्लियर। तो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कल्टीवेटर। तो कल्टीवेटर क्या होता है, नाउअडेज प्लोइंग इज डन बाय, अब जो जो प्लोइंग थी ना, यानी जो हल चलाने की प्रक्रिया थी, उसको ट्रैक्टर से किया जाने लगा है, ठीक है। तो ट्रैक्टर से खींचे जाने वाले इस टूल को बोला जाता है कल्टीवेटर, ठीक है, यानी ये प्लो को रिप्लेस कर चुका है कल्टीवेटर। सो द यूज ऑफ कल्टीवेटर सेव्स लेबर एंड टाइम। देखिए हल चलाते थे, एक जोड़ी बैल चाहिए, एक इंसान चाहिए उनको हाँकने के लिए, और 1 एकड़ जमीन के लिए पूरा पूरा दिन लगे रहते थे वो, ठीक है। वहीं पे अब जो ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर से ड्राइव करते हैं इसको, कल्टीवेटर को, तो ये काम जो है ये 10 मिनट या 15 मिनट में कंप्लीट हो जाता है। तो क्या बच जाता है, आपका लेबर भी बच जाता है और आपका टाइम भी बच जाता है, कल्टीवेटर अगर आप यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ प्लो, ठीक है। तो ये हमने टूल्स पढ़े, एग्रीकल्चर के इम्प्लीमेंट्स पढ़े। अब हम बात कर लेते हैं जो प्रोसेस होती है हमारी, उसमें सबसे पहले आ जाता है सोइंग, यानी कि बीज को मिट्टी में डालना, ठीक है। सोइंग इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। डेफिनेटली अगर आप बीज ही नहीं डालेंगे मिट्टी में तो फिर वो उगेगी कैसे। सो बिफोर सोइंग, सोइंग से पहले आपने चेक किया, क्या चेक किया, एक तो आपने ये चेक किया कि क्या हमारी जो सॉइल है वो प्रिपेयर्ड है कि नहीं है। अगला आपने देखा कि जो आप सीड डालने वाले हैं वो सीड किसी पेस्ट के द्वारा खाए गए तो नहीं है, मतलब उनकी क्या क्वालिटी ठीक है, क्वालिटी उनकी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, क्लीन होने चाहिए वो, ऐसा ना हो कि उन पे फंगस वगैरह जो है वो गंदगी जो है वो जमी हुई हो, ठीक है। एंड हेल्दी सीड्स होने चाहिए, ठीक है, यानी बीच में से खोखले ना हो, ऑफ अ गुड वेराइटी, अच्छी वेराइटी अच्छी होनी चाहिए, आर सिलेक्टेड, इनको सिलेक्ट कर लिया जाएगा। फार्मर्स प्रेफर टू यूज सीड्स विच गिव हाई यील्ड। डेफिनेटली फार्मर इतनी मेहनत करता है, ठीक है, उसको फिर पहले बोएगा, फिर उसको वाटरिंग और फर्टिलाइजर्स मैन्योर्स वगैरह देगा, फिर उसको हार्वेस्ट करेगा। इतनी सारी मेहनत में अगर वो बीज जो डाला गया है वो ही अगर अच्छी क्वालिटी का नहीं है तो उसकी पूरी मेहनत वेस्ट हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि भैया हम सेलेक्ट कैसे करें कि सीड्स जो हैं वो अच्छी क्वालिटी के हैं कि नहीं है। तो यहाँ पे हमारी पहली मैडम आ गई हैं, वो क्या बोल रही हैं,
वन डे, एक दिन मैंने देखा, आई सो माई मदर, मेरी मम्मी, पुट सम ग्राम सीड्स, उन्होंने क्या किया कि चने के कुछ सीड्स लिए इन अ वेसल, एक वेसल में डाल दिए, ठीक है, एंड पोर सम वाटर, और उसमें डाल दिया पानी ऑन देम। आफ्टर अ फ्यू मिनट्स, कुछ मिनट में मैंने देखा, सम सीड्स स्टार्टेड टू फ्लोट ऑन टॉप, कुछ सीड्स जो थे ना वो ऊपर फ्लोट करने लग गए और कुछ जो है वो नीचे बैठ गए, ठीक है। आई वंडर वाई सम सीड्स फ्लोट ऑन वाटर, तो मुझे ये समझ नहीं आया कि कुछ जो बीज है वो ऊपर फ्लोट क्यों करने लग गए पानी के अंदर, ठीक है। तो इसका आंसर हम देख लेते हैं, यहाँ पे एक एक्टिविटी करेंगे हम। हाँ जी, तो देखिए एक्टिविटी 1.1 में क्या बोला गया है, टेक अ बीकर, क्या करेंगे आप, सबसे पहले एक बीकर लेंगे, ये ले लिया है हमने बीकर, एंड फिल हाफ ऑफ इट विद वाटर, ये हमने यहाँ तक इसमें पानी डाल दिया है, ठीक है, ये हमने पानी डाल दिया है इसमें। पुट अ हैंडफुल ऑफ व्हीट, आप क्या करेंगे, एक मुट्ठी व्हीट सीड इसमें डालेंगे, किसके दाने डालेंगे, किस अनाज के, कौन से अनाज के, गेहूं के, एंड स्टर वेल, उसको अच्छे से क्या करेंगे, अच्छे से मिला देंगे। वेट फॉर सम टाइम, कुछ टाइम के लिए अभी वेट करेंगे। अब हम क्या देखेंगे कि जो अनहेल्दी सीड्स हैं, व्हीट के जो दाने हैं वो ऊपर तैरने लगेंगे और जो हेल्दी हैं वो तलहटी में बैठ जाएंगे। देखिए फिर चलिए देखते हैं इसको। आर देयर सीड्स विच फ्लोट ऑन वाटर, आप देखेंगे ना, क्या कुछ ऐसे सीड्स हैं जो कि फ्लोट कर रहे हैं, पानी पे तैर रहे हैं। वुड दोज बी लाइटर, तो डेफिनेटली वही चीज फ्लोट करती है जो लाइटर होती है, यानी हल्की होती है, ठीक है। और हैवियर देन दोज विच सिंक, ठीक है, तो जो डूब गए हैं, जो सिंक कर गए हैं, उनसे ये लाइटर हैं, और जो डूब गए हैं वो कैसे हैं, हैवी हैं। वाई वुड दे बी लाइटर, तो वो लाइट क्यों है, हल्के क्यों हैं, तो हल्के इसलिए हैं क्योंकि उनको अंदर से किसी कीड़े वगैरह ने खा लिया है, यानी वो डैमेज्ड है, ठीक है। तो डैमेज्ड सीड्स बिकम होलो, कैसे हो जाएंगे, अंदर से खोखले हो जाएंगे, एंड आर दस लाइटर, और इसीलिए ये कैसे हो जाएंगे, वजन में भी हल्के हो जाएंगे, ठीक है। तो हम आराम से ऊपर जो फ्लोट कर रहे हैं उन बीज को हटा के, और जो नीचे सिंक कर गए हैं, जो हेल्दी सीड्स हैं, उनको पिक करेंगे सोइंग के लिए, ठीक है। Therefore they float on water, ठीक है। This is a good method for separating good healthy seeds from the damaged ones, ये बहुत अच्छा तरीका है हेल्दी सीड्स का पता लगाने का, ठीक है। ट्रेडिशनल टूल, अब यहाँ पे अच्छा देखिए, बिफोर सोइंग, आप बीज डालने वाले हैं मिट्टी में, तो उससे पहले वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टास्क इज टू नो अबाउट द टूल्स यूज्ड फॉर सोइंग सीड्स। अब देखिए, ये तो हमने प्रिपरेशन की थी ना सॉइल की, उसके लिए हमने पढ़ा था कि हल चाहिए, हो चाहिए, कल्टीवेटर चाहिए। अब जब कि आप जो है सो करने वाले हैं सीड्स को, ये आपके पास सीड्स हैं, अब इनको आपको डालना है कहाँ पे, मिट्टी के अंदर। तो ऐसे तो डाल नहीं देंगे, हाँ, हालांकि कुछ ऐसे सीड्स होते हैं जिनको मैनुअली ऐसे ही फेंक दिया जाता है, ठीक है, लेकिन सबको नहीं। ओके, सो इनके लिए जिन टूल्स की यूज हम करेंगे उनकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम ट्रेडिशनल टूल्स की बात करेंगे सोइंग के लिए। ट्रेडिशनल टूल मतलब जो हम पहले से ही यूज करते आए हैं। तो देखिए, द टूल यूज्ड ट्रेडिशनली फॉर सोइंग सीड्स इज शेप्ड लाइक अ फनल। पहले ट्रेडिशनली जो हम यूज करते थे ना, वो कैसे होते थे, ऐसे फनल की तरह होते थे, ऐसे, ठीक है, फनल की तरह। द सीड्स आर फिल्ड इन टू द फनल, यहाँ पे सीड्स डाल दिए जाते थे, ठीक है। पास्ड डाउन थ्रू 2 और 3 पाइप्स, यहाँ पे 2 या 3 ऐसे पाइप्स होती थी, ओके। हैविंग शार्प एंड्स, और इनके शार्प एंड होते थे। दीज एंड्स पियर्स इनटू द सॉइल, ये जो शार्प एंड थे वो क्या करते थे, मिट्टी में नीचे धंसने का काम करते थे, इनटू द सॉइल एंड प्लेस सीड्स देयर, और क्या कर देते थे, यहाँ पे सीड्स को छोड़ देते थे, ठीक है। देखिए आप इस फिगर में अच्छे से यहाँ पे कलेक्ट कर पाएंगे बात को। देखिए, ये इन्होंने फनल को पकड़ा हुआ है, ये है यहाँ पे, ये सीड डाल रहे हैं, ये फनल का जो एंड है, उसका जो शार्प बिल्कुल जो बाहरी एंड है ना, उस वो शार्प है जो मिट्टी में बिल्कुल धस जाता है, और जैसे सीड यहाँ से डाला जाता है, सीड डायरेक्टली मिट्टी के नीचे चला जाता है, ठीक है। तो इसको बोला जाता है फनलिंग, ओके। तो ये ट्रेडिशनल मेथड है बीज को मिट्टी में बोने का। अगला है सीड ड्रिल। फनलिंग के बाद हम देखेंगे सीड ड्रिल। ये आप देख ही पा रहे हैं यहाँ पे, आजकल इसी का यूज होता है। नाउ डेज द सीड ड्रिल इज यूज्ड फॉर सोइंग विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर, और ये ट्रैक्टर से चलने वाला होता है। दिस सोज द सीड्स यूनिफॉर्मली, इसमें क्या होता है देखिए, बिल्कुल जो स्पेस दे के ये जो फनलिंग टाइप है ये लगा रखी हैं, ठीक है। इनमें से यहाँ पे सीड्स डाल देंगे, और ये जो हैं ये बिल्कुल एडिक्वेट दूरी पे सीड्स को यहाँ पे मिट्टी में डालना शुरू कर देंगे, और ट्रैक्टर से इसको खींचता
खींचते चले जाएंगे तो क्या होगा कि बिल्कुल यूनिफॉर्मली सीड्स जो है वो बिजाई कर पाएंगे सीड्स की एट इक्वल डिस्टेंस एंड डेप्थ और इक्वल डिस्टेंस पे। इट इंश्योर्स दैट सीड्स गेट कवर्ड बाय सॉइल आफ्टर। और इससे क्या होता है ना, जैसे जैसे ये आगे जाएगा तो जो साइड वाली मिट्टी है ना वो बीज के ऊपर गिर जाएगी, तो इससे क्या होगा कि जो पक्षी वगैरह हैं उनको ये एक्सपोजर नहीं मिलेगा इन सीड्स का और वो इसको नहीं खा पाएंगे। ठीक है, नाउ covered by the soil after sowing. This protects seeds from being eaten by birds. Okay, ये मैं आपको बता चुकी हूँ. Sowing by using a seed drill saves time and labor. Definitely ट्रैक्टर से इसको ड्रिव करते हैं ना तो हमारा लेबर भी और हमारा टाइम दोनों बचते हैं इससे। ठीक है, अब यहाँ पे बूझो साहब आ गए हैं। अब ये क्या क्वेश्चन पूछेंगे, देयर इज अ नर्सरी नियर माई स्कूल, कि मेरे स्कूल के पास एक नर्सरी है जहाँ पे पेड़ पौधे उगते हैं। आई फाउंड दैट लिटिल प्लांट्स वर केप्ट इन स्मॉल बैग्स, मैंने देखा कि छोटे छोटे प्लांट्स को ना छोटे छोटे बैग्स में, प्लांट्स को लिटिल प्लांट्स को छोटे छोटे बैग में रखा जाता है। वाई आर दे केप्ट लाइक दिस, ऐसा क्यों रखा जाता है? तो देखिए यहाँ पे हमारी पहेली ये क्या बोल रही हैं, सीड्स ऑफ अ फ्यू प्लांट्स सच एज पैडी, तो क्या बोला इसने कि सीड्स जो होते हैं, जो बीज होते हैं कुछ प्लांट्स के, जैसे कि हम धान की बात कर ले, आर फर्स्ट ग्रोन इन नर्सरी, उनको पहले नर्सरी में उगाया जाता है। और जब व्हेन दे ग्रो इनटू सीडलिंग्स, जब उनके बीज में से ये ऐसे प्लूमूल एंड रेडिकल निकलना शुरू हो जाते हैं तब इसको सीडलिंग बोला जाता है। दे आर ट्रांसप्लांटेड टू द फील्ड, अब इनको उठा के फील्ड में यानी खेत में मैनुअली हाथ से इनको ऐसे एडिक्वेट दूरी पे लगा दिया जाता है। सम फॉरेस्ट प्लांट्स एंड फ्लावरिंग प्लांट्स आर आल्सो ग्रोन इन द नर्सरी, और कुछ फ्लावरिंग प्लांट यानी फूल के पौधे जो होते हैं या फॉरेस्ट प्लांट को भी नर्सरी में ग्रो किया जाता है। ठीक है, अब देखिए जो यहाँ पे हमने सीड ड्रिल देखे ना, इसमें क्या था कि एडिक्वेट डिस्टेंस और एडिक्वेट डेप्थ के ऊपर, मतलब डिस्टेंस जो है ना, ऐसा नहीं है कि एक सीड बिल्कुल क्लोज डाल दिया, एक फिर काफ़ी दूर डाल दिया। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी होता है। क्यों ज़रूरी होता है? देखिए, अप्रोप्रिएट डिस्टेंस बिटवीन द सीड्स इज नेसेसरी टू अवॉइड ओवर क्राउडिंग ऑफ प्लांट्स। देखिए एक ही जगह इतने सारे बीज अगर हमने डाल दिए और एक फिर एक यहाँ है, तो यहाँ पे ओवर क्राउडिंग हो गई है ना प्लांट्स की। अब ओवर क्राउडिंग की वजह से इनको एडिक्वेट अमाउंट में न्यूट्रिएंट, सनलाइट, वाटर नहीं मिलेगा। तो देखिए दिस अलाउज प्लांट्स टू गेट सफिशिएंट सनलाइट। तो देखिए हम एडिक्वेट स्पेस क्यों देते हैं सीड्स के बीच में, ताकि दे गेट सफिशिएंट सनलाइट, दे गेट सफिशिएंट न्यूट्रिएंट्स, दे गेट सफिशिएंट वाटर फ्रॉम द सॉइल। एट टाइम्स अ फ्यू प्लांट्स मे हैव टू बी रिमूव टू प्रिवेंट ओवरक्राउडिंग। कई बार क्या होता है ना कि बाद में ना लगाने के बाद कई बार लेबर को लगा के और ये जो ओवर क्राउडिंग होती है इनमें से कुछ प्लांट्स को हटा दिया जाता है ताकि ओवर क्राउडिंग ना हो। ठीक है, और आपकी पैदावार अच्छी हो। ओके, सोइंग के बाद क्या किया जाता है, बीज तो आपने लगा दिया, अब क्या करेंगे, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। अब हमें ये देखना है कि क्या धरती में भरपूर मात्रा में फर्टिलिटी है ताकि वो जो हमने सीड लगाया है उसको सारे न्यूट्रिएंट्स मिल पाए। और इसके लिए हम क्या करेंगे, या तो मैन्योर यानी खाद या फिर फर्टिलाइजर जो फैक्ट्रीज में यूज बनने वाला फर्टिलाइजर है, केमिकल सब्सटेंस है, वो डालेंगे। सो द सब्सटेंसेज विच आर एडेड टू द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट, न्यूट्रिएंट की मात्रा बढ़ाने के लिए। देखिए सॉइल के अंदर बेसिकली 3 न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है, एक होता है एन, एक होता है पी और एक होता है के। ये क्या है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। ठीक है, और इन्हीं के फर्टिलाइजर एंड इन्हीं के लिए हम मैन्योर का इस्तेमाल करते हैं सॉइल में। ठीक है, तो इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट, ताकि हमारे प्लांट की ग्रोथ अच्छे तरीके से होती रहे, हेल्दी रहे वो। ठीक है, आर कॉल्ड मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। अब यहाँ पे बूझो साहब क्या पूछ रहे हैं, आई सो अ हेल्दी क्रॉप ग्रोइंग इन अ फार्म, मैंने देखा कि एक हेल्दी क्रॉप जो है वो खेत में उगी हुई है। इन द नेबरिंग फार्म, और देखा कि उसके पड़ोस में जो खेत है, द प्लांट्स वर वेरी वीक, वहाँ पे जो पौधे हैं वो, तो एक में तो देखा इसने बहुत ही लग्जूरियंट ग्रोथ हो रखी है, और साइड में जो खेत है वहाँ पे उसने देखा कि जो ग्रोथ है वो बहुत ही कम है। ठीक है, बहुत प्लांट्स जो है वो कैसे हैं, वीक है। वाई डू सम प्लांट्स ग्रो बेटर देन अदर्स, तो इसके दिमाग में यह है कि भैया ये पौधे इतने अच्छे से कैसे उगे हुए हैं और ये इतने अच्छे से क्यों ग्रोथ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो सोइल सप्लाइज मिनरल न्यूट्रिएंट्स टू द क्रॉप प्लांट्स, तो हम सबको पता है कि सॉइल में जब हम बीज लगाते हैं तो सॉइल से उस बीज को क्या मिलते हैं, न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। और न्यूट्रिएंट्स में मैंने बता दिया कि मेन जो होते हैं वो होते हैं एनपीके। ओके, दीज न्यूट्रिएंट्स आर एसेंशियल। अब ये न्यूट्रिएंट्स क्यों चाहिए भैया, ये इस प्लांट की ग्रोथ के लिए चाहिए ताकि ये जर्मिनेट करे और फिर अच्छे से लग्जूरियंटली ये ग्रो करे। ठीक है, in certain areas farmers grow crops after crop
इन द सेम फील्ड। क्या होता है ना कि मान लीजिए एक इंसान के पास 2 एकड़ की ज़मीन है, ठीक है। अब इस 2 एकड़ की ज़मीन में वो ऐसा नहीं कर सकता कि उसने खरीफ की फसल ले ली है और रबी की क्रॉप में इसने कुछ, रबी के सीजन में उसने कुछ लगाया नहीं है, ठीक है, क्योंकि उसका पूरा सब्सिस्टेंस इसी के ऊपर डिपेंड करता है। तो वो क्या करता है, रबी की क्रॉप, फिर खरीफ की क्रॉप, फिर जैद की क्रॉप, फिर रबी की क्रॉप, फिर खरीफ की क्रॉप, ऐसे लगा रहता है, ठीक है। यानी क्रॉप, एक क्रॉप हार्वेस्ट होती है, दूसरी लगाने की तैयारी स्टार्ट हो जाती है। तो इससे क्या होता है, देखिए, कंटिन्यूअस कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स मेक सॉइल पुअर इन न्यूट्रिएंट्स। इससे जो सॉइल की फर्टिलिटी है, यानी उनके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स की मात्रा है वो कम हो जाती है, वो पुअर हो जाते हैं न्यूट्रिएंट्स में। देयरफॉर फार्मर्स हैव टू ऐड, और इसीलिए फार्मर्स को ऐड करने चाहिए या करने पड़ते हैं क्या, मैन्योर यानी खाद, टू द फील्ड, खेत में, टू रिप्लेनिश द सॉइल, ताकि सॉइल की जो फर्टिलिटी है उसको रिप्लेनिश किया जाए, दोबारा से उसको बढ़ाया जाए विद न्यूट्रिएंट, ठीक है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मैन्योरिंग, और इसी प्रोसेस को मैन्योरिंग कहा जाता है। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए व्हाट डू यू मीन बाय मैन्योरिंग, सो देन यू कैन आंसर, ठीक है, कि कंटिन्यूअस कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स मेक्स द सॉइल पुअर इन न्यूट्रिएंट्स, और इसीलिए फार्मर्स हैव टू ऐड मैन्योर टू द फील्ड टू रिप्लेनिश द सॉइल विद न्यूट्रिएंट्स, और इसी प्रोसेस को मैन्योरिंग कहते हैं। इम्प्रॉपर और इनसफिशिएंट मैन्योरिंग रिजल्ट्स इन वीक प्लांट। डेफिनेटली इम्प्रॉपर मतलब कि मान लीजिए पूरा खेत है, यहाँ पे ऐसे प्लांट लगा रखे हैं, तो यहाँ वाले प्लांट्स को ज़्यादा मैन्योरिंग, यहाँ पे ज़्यादा खाद डाल दी है, यहाँ पे कम डाली है, तो क्या होगा, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन, यानी इससे प्लांट की ग्रोथ पे भी ये वाले प्लांट हरे भरे खुशहाल नजर आएंगे इन कंपैरिजन टू दिस, ठीक है। ओके, मैन्योर इज, अब देखिए मैन्योर की आपसे डेफिनेशन पूछ ले, व्हाट डू यू मीन बाय मैन्योर, तो मैन्योर इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ द प्लांट और एनिमल वेस्ट। एनिमल और प्लांट का जो वेस्ट होता है ना, मान लीजिए एनिमल का वेस्ट, एनिमल का जो एक्सक्रीटा है जिसको हम गोबर बोलते हैं वो है, और प्लांट का जैसे हमने घर पे जो सब्जी वगैरह जो छीली है उनका जो पील है, उसको हम एक जगह पे गड्ढा बना के अगर यहाँ डाल देते हैं तो उसमें क्या होता है, उसमें होता है डिकम्पोजिशन, ठीक है, यानी बैक्टीरिया फंजाई जो इसके अंदर ग्रो कर रहे हैं ना, वो इसको तोड़ना शुरू कर देंगे और ये टूट जाएगा न्यूट्रिएंट्स में, और अब इसको एज खाद हम कहाँ डाल देंगे, एज मैन्योर सॉइल के अंदर। क्लियर है। सो मैन्योर क्या है, एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है ऑब्टेन्ड फ्रॉम डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स और एनिमल वेस्ट। फार्मर्स डंप, मतलब फार्मर कहाँ डालते हैं, प्लांट एंड एनिमल वेस्ट इन पिट्स, ठीक है, थोड़े से जो गड्ढे होते हैं, पिट्स होते हैं, उसमें डाल देते हैं ओपन प्लेसेस पे, एंड अलाउ इट टू डिकम्पोज, और अलाउ करते हैं कि फंजाई और बैक्टीरिया जो डिकम्पोजर्स हैं वो क्या करें, इसको डिकम्पोज करते हैं, ठीक है। द डिकम्पोजिशन इज कोज्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हम ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोजिशन करते हैं, बैक्टीरिया एंड फंजाई। द डिकम्पोज मैटर, अब जो डिकम्पोज हो चुका है वो मैटर इज, और उसका कलर भी चेंज हो जाएगा, टेक्सचर भी सब चेंज हो जाएगा, ब्लैक ब्लैक कलर की खाद बन जाएगी वो कुछ टाइम के बाद। द डिकम्पोज मैटर इज यूज्ड एज ऑर्गेनिक मैन्योर, इसी को खाद के तौर पे यूज किया जाता है, ठीक है। तो आप ऑलरेडी वर्मी कंपोस्टिंग पढ़ के आए हैं जिसमें हम अर्थवॉर्म्स का यूज करते हैं, कब पढ़ के आए हैं, क्लास 6 में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखेंगे हम, ये कुछ एक्टिविटी दी गई है, तो ये एक्टिविटी देख लेते हैं। क्या बोला गया है कि देखिए आप क्या करेंगे, टेक मूंग और ग्राम सीड्स, मूंग की दाल या फिर चने की, चने के जो बीज होते हैं वो ले लीजिए, एंड जर्मिनेट देम, और क्या करवाइए, उनको जर्मिनेट करवाइए, ठीक है। जर्मिनेट कैसे करवाएंगे, आप एक वेसल में इन सीड्स को डालेंगे, पानी डाल देंगे, पानी डालने के बाद एक दिन तक, एक रात ऐसे ही रखेंगे, अगले दिन इनको अगर आप कपड़े में भी बांधेंगे, जो जो स्प्राउटेड होते हैं ना उनको हम ऐसे बनाते हैं। अब क्या करेंगे, सेलेक्ट 3 इक्वल साइज्ड सीडलिंग्स, अब आपने क्या किया है, इक्वल साइज के सीडलिंग, सीडलिंग पता है ना, जो अब जस्ट जर्मिनेट हुए हैं ना वो सीड्स होते हैं सीडलिंग्स, तो उनको आप 3 इक्वल साइज के ले लेंगे। टेक 3 एम्प्टी ग्लासेस, अब क्या करेंगे, 3 एम्प्टी ग्लासेस ले लेंगे, ठीक है, खाली ग्लास ले लेंगे, या फिर ऐसे वेसल ले सकते हैं। मार्क देम, अब यहाँ पे लिखेंगे आप ABC। टू ग्लास ए एड लिटिल अमाउंट ऑफ सॉइल मिक्सड विद लिटिल काउ डंग, अब यहाँ पे क्या डालेंगे आप, सॉइल के साथ आपने मैन्योर यानी काउ डंग यानी गाय का गोबर मिक्स करके डाल दिया है, ठीक है। ग्लास बी में आप क्या डालेंगे, पुट द सेम अमाउंट ऑफ सॉइल, सॉइल तो उतनी डालनी है लेकिन इसमें आपने थोड़ा सा यूरिया डाल दिया है, यूरिया, यूरिया क्या है, फर्टिलाइजर है, ये जो काउ डंग है वो क्या है, मैन्योर, ओके, मैन्योर। अब क्या करेंगे, मिक्स विद द लिटिल यूरिया, टेक द सेम अमाउंट ऑफ सॉइल इन ग्लास सी, उतनी ही सॉइल आपको ग्लास सी में भी लेनी है, विदाउट एडिंग एनीथिंग, अब यहाँ पे कुछ ऐड नहीं करना है, तो इसमें आपने मैन्योर डाला है, इसमें आपने यूरिया डाला, इसमें आपने सिर्फ सॉइल डाली और कुछ नहीं डाला, ठीक है। नाउ पोर द सेम अमाउंट ऑफ वाटर, तीनों में ही थोड़ा 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 पानी डाल देंगे, ठीक है, उतना ही सभी में इक्वल पानी डालना है, इन ईच ग्लास, एंड
प्लांट द सीडलिंग इन देम, और अब क्या करेंगे, वो जो सीडलिंग आपने, यानी ये चना है मान लो, ठीक है, इसमें से यहाँ प्लूमूल और रेडिकल निकल रहे हैं, अब इन सीडलिंग्स को आप एक एक करके इसमें, एक को इसमें और एक को इसमें डालेंगे, ठीक है। नाउ कीप देम इन सेफ प्लेस, अब इन तीनों को एक सेफ प्लेस पे रख दीजिए, ऐसी जगह मत रखिए कि चिड़िया विड़िया या कोई एनिमल इसको खराब कर दे। एंड वाटर देम डेली, अब इन पे थोड़ा थोड़ा पानी डेली आप डालेंगे। अब क्या देखेंगे 7 से 10 दिन के बाद, क्या देखेंगे आप, देखिए यहाँ पे, ठीक है। तो जो हमने ए बी और सी ग्लास जो लिए थे, उसमें आप देखेंगे ए जिसमें हमने मेन्योर डाला था, बी जिसमें हमने फर्टिलाइजर डाला था, और सी देखिए जिसमें हमने सिर्फ सॉइल डाली थी, ठीक है, उसमें देखो कितनी कम ग्रोथ है। तो यहाँ से हम समझ जाएंगे कि वाई वी एड मेन्योर और फर्टिलाइजर्स टू आवर सॉइल। ओके, डिड प्लांट्स इन ऑल द ग्लासेस ग्रो एट द सेम पेस, नहीं, ऐसा तो दिखाई तो नहीं दे रहा है। इसमें ग्रोथ जो है वो बहुत कम है, इसमें सबसे ज़्यादा है, इसमें कम है। तो जिसमें हमने फर्टिलाइजर्स डाले उसमें ग्रोथ सबसे ज़्यादा है। विच ग्लास शोड, ये आप कर सकते हैं घर पे, ठीक है, बेटर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स तो हम बता चुके हैं। इन विच ग्लास वॉज द ग्रोथ फास्टेस्ट, तो जिसमें हमने फर्टिलाइजर्स डाले हैं उसमें ग्रोथ जो है वो कैसी है, फास्टेस्ट है। सो फर्टिलाइजर्स जो होते हैं ना वो क्या होते हैं, वो केमिकल्स होते हैं, ठीक है, विच आर रिच इन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट, जैसे कि मैंने आपको बताया कि सॉइल के अंदर 3 न्यूट्रिएंट एन पी और के, यानी नाइट्रोजन फॉस्फोरस और पोटेशियम, इनमें नाइट्रोजन के लिए हम यूज करते हैं, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस के लिए डीएपी, ये क्या है, इसका फुल फॉर्म होता है डाई अमोनियम फॉस्फेट, ठीक है। ये क्या है, ये केमिकल हैं जो फैक्ट्रीज में बन के आते हैं, इनके पूरे के पूरे कट्टे के कट्टे आते हैं, ठीक है। विच आर रिच इन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट, हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम मेन्योर, तो ये अलग कैसे हैं भैया, मेन्योर तो ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, फर्टिलाइजर्स केमिकल्स हैं, फर्टिलाइजर्स प्रोड्यूस्ड इन फैक्ट्रीज, मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ आपको। सम एग्जांपल्स हो जाएंगे, जैसे यूरिया हो जाएगा, अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, ठीक है, पोटैश, एनपीके, ये बताया था ना मैंने, ये 3 सब्सटेंसेस होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि सॉइल में नेसेसरी होते हैं, ठीक है। The use of fertilizers has helped farmers to get better yields of क्रॉप्स सच एज वीट, तो डेफिनेटली फार्मर्स को मदद मिलती है कि वो अच्छी पैदावार ले पाए क्रॉप्स की, जैसे वीट की, पैडी की या फिर मेज की, यानी कि गेहूं की, धान की या फिर मक्के की। बट एक्सेसिव यूज ऑफ फर्ट, लेकिन अगर फार्मर ज़्यादा ही लालची हो जाए और वो सोचे कि भैया मेरे को तो बहुत ही अच्छी पैदावार चाहिए अपनी खेत में, और वो एक्सेसिव यानी बहुत ज़्यादा अमाउंट में यूज़ करते फर्टिलाइजर्स का, हैज़ मेड द सॉइल लेस फर्टाइल, तो उससे क्या होगा, उससे उल्टा इम्पैक्ट हो जाएगा, मतलब सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ने की बजाय घटनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। सो फर्टिलाइजर्स हैव आल्सो बिकम अ सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन। देखिए क्या होता है ना, मान लीजिए कि जो डाई अमोनियम फॉस्फेट जो कि एक फर्टिलाइजर है, उसके कट्टे पे कट्टे डाल दिए फार्मर ने इस जमीन की सॉइल, यहाँ पे जो सॉइल है ना यहाँ पे डाल दिए, ठीक है। अब क्या होगा, अब जब बारिश आएगी तो क्या होगा, ये जो डाला गया डीएपी है यानी फर्टिलाइजर, ये बह के चला जाएगा, और साथ में कोई भी वाटर बॉडी होगी, मान लीजिए रिवर है या केनाल है, ठीक है, तो इसके अंदर ये चला जाएगा और इस वाटर को क्या कर देगा, पल्यूट कर देगा। और जब बारिश होती है तो जो सरफेस का पानी है वो नीचे अंडरग्राउंड जो वाटर टेबल होती है ना वहां पे चला जाता है, तो साथ में ये फर्टिलाइजर्स भी परकुलेट होके चले जाते हैं। और जब ट्यूबवेल से जब इस पानी को निकाला जाता है तो कैसा पानी निकलेगा, ऐसा पानी जिसमें कि फर्टिलाइजर्स कंटामिनेटेड हैं, ठीक है, समझ आया। तो यहाँ पे हमने क्या समझा कि फर्टिलाइजर्स का हम यूज करते हैं तो वाटर पोल्यूशन की समस्या खड़ी हो सकती है, ठीक है। Therefore, in order to maintain the fertility of the soil, we have to substitute fertilizer, और इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, सब्सटीट्यूट यानी रिप्लेस करना पड़ेगा फर्टिलाइजर्स को विद ऑर्गेनिक मैन्योर, ठीक है। और लीव द फील्ड अनकल्टिवेटेड, या फिर क्या करेंगे, फैलो छोड़ देंगे लैंड को, मतलब एक क्रॉप आपने ले लिया, मान ली रबी की क्रॉप ले ली है, अभी आप उसको खाली छोड़ दीजिए, खरीफ की क्रॉप मत लीजिए, और खाली छोड़े हुए यानी अनकल्टिवेटेड फील्ड को क्या बोला जाता है, फैलो लैंड। कैसा लैंड, फैलो लैंड। फैलो लैंड यानी कि जिसमें अभी कोई क्रॉप नहीं लगाई गई है, इन बिटवीन टू क्रॉप्स, दो क्रॉप्स के बीच में एक बार फैलो लैंड छोड़ देना जरूरी होता है, ताकि सॉइल जो है अपनी फर्टिलिटी को दोबारा गेन कर पाए, ठीक है। सॉइल में डेफिनेटली इतनी कैपेसिटी होती है कि उसको आप अनटच्ड ऐसे ही बिना टच किए हुए छोड़ दोगे ना, बिना क्रॉप के, तो वो अपनी फर्टिलिटी को खुद इंप्रूव करने की कैपेबिलिटी रखती है, आपको फर्टिलाइजर्स या मैन्योर्स डालने की जरूरत नहीं है तब, ठीक है। आई होप वी आर क्लियर विद दिस। ओके, सो द यूज ऑफ manure
improves soil texture as well as its water retaining capacity। बहुत इंपॉर्टेंट है। मैन्योर का आपको अगर पॉजिटिव्स बताने हैं, बेनिफिट्स बताने हैं, तो आप बता सकते हैं कि मैन्योर्स आर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज विच आर यूज टू इम्प्रूव द सॉइल फर्टिलिटी। और यहाँ पे आप बता सकते हैं इट आल्सो इम्प्रूव सॉइल का टेक्सचर, सॉइल टेक्सचर को भी, सॉइल टेक्सचर मतलब टच करने पे वो कैसी लग रही है, एज वेल एज इट्स वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी, पानी होल्ड करके रखने की। देखिए पानी होल्ड करके रखने की कैपेसिटी अच्छी है उसमें। तो मान लीजिए आपने इरिगेशन दे दिया, कर दिया है, पानी दे दिया है इसको, और पानी देते ही वो सूख गया है या इवेपोरेट हो गया है या परकुलेट कर गया है, तो वो अच्छा नहीं है ना। तो वाटर यानी कि सॉइल के अंदर पानी को होल्ड करके रखने की कैपेसिटी कम है। और अगर आपने मैन्योर डाल दिया है तो उस सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा हो जाएगी। यानी एक बार आपने इरिगेशन कर दिया तो 2-3 दिन के लिए अभी आपको उसकी तरफ देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि सॉइल ने वाटर को होल्ड करके रखा हुआ है। ठीक है, इसको बोला जाता है वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी। इट रिप्लेनिशेस द सॉइल विद न्यूट्रिएंट्स। और मैन्योर का अगला फंक्शन क्या है कि ये सॉइल को जो फर्टिलिटी है, जो न्यूट्रिएंट्स है, उनको रिप्लेनिश करने में भी हेल्प करता है। ठीक है, अनदर मेथड ऑफ रिप्लेनिशिंग द सॉइल विद न्यूट्रिएंट्स इज थ्रू क्रॉप रोटेशन। मैंने क्या बताया था कि फैलो छोड़ दीजिए लैंड को। अगला है कि अगर आप फैलो नहीं भी छोड़ रहे हैं, अनदर मेथड जो है जो रिप्लेनिश कर सकता है सॉइल को न्यूट्रिएंट से, तो वो है थ्रू क्रॉप रोटेशन। क्रॉप को रोटेट करके लगाई। रोटेट करने का मतलब क्या है, देखिए दिस कैन बी डन बाय ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स अल्टरनेटिवली। एक ही, ऐसा नहीं है कि शुगर केन लगाया उसको काट दिया, फिर शुगर केन लगा दिया, फिर उसको काटा, फिर शुगर केन, तो सॉइल तो बेचारी, क्योंकि देखिए शुगर केन एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट के ऊपर डिपेंड है और उस न्यूट्रिएंट से बिल्कुल डिप्लीट हो जाएगी आपकी सॉइल। तो इसीलिए क्रॉप्स को क्या करेंगे हम, अल्टरनेट, मतलब कि एक क्रॉप लगाई उसके बाद अगली क्रॉप वही नहीं लगानी है, सेम नहीं लगानी है, बल्कि अलग लगानी है। ठीक है, सो दिस कैन बी डन बाय ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स अल्टरनेटिवली। अर्लियर फार्मर्स इन नॉर्दर्न इंडिया, नॉर्थ इंडिया की अगर बात करें तो वहाँ के किसान पहले यूज टू ग्रो लेग्यूम्स एज फोडर इन वन सीजन एंड वीट इन द नेक्स्ट सीजन। देखिए क्या होता था कि जो वीट होता है, वीट लगा लिया, गेहूं की क्रॉप, और उसके बाद क्या लगाते हैं, लेग्यूम्स। अब लेग्यूम्स क्या होती हैं, फलीदार पौधे। लेग्यूमिनस क्रॉप्स कौन सी होती हैं, जैसे पीज है, ठीक है, मटर है, ग्राम है, मूंग है। ठीक है, ये सब कैसे पौधे होते हैं, लेग्यूमिनस। मतलब कि देखिए लेग्यूमिनस प्लांट्स जो होते हैं ना, वो जो लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं उनकी जो रूट्स होती हैं उनके अंदर होती हैं गांठें, नोड्यूल्स जिनको बोलते हैं। और इन नोड्यूल्स में रहते हैं कौन से बैक्टीरियम, राइजोबियम। अब ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया है ना, ये क्या करता है, राइजोबियम नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करता है। यानी आपकी सॉइल के अंदर नाइट्रोजन अवेलेबल हो जाएगी राइजोबियम की मदद से। ठीक है, जो नाइट्रोजन है वो अवेलेबल हो जाएगी। ओके, सो हाँ जी, तो नॉर्दर्न इंडिया में लोग क्या करते थे कि लेग्यूम, अब ये जो लेग्यूमिनस जो क्रॉप लगाई है ना, वो चारे का काम भी करती है। मतलब उनको ये काट के और अपनी जो कैटल है उनको फीड करवा सकती हैं। एक सीजन में तो वो लगा देंगे, अगले सीजन में वीट लगा देंगे। तो देखिए क्रॉप की रोटेशन हो रही है, एक ही जैसी क्रॉप नहीं लग रही है। तो दिस हेल्प इन द रिप्लेनिशमेंट ऑफ द सॉइल विद नाइट्रोजन। और जो मैंने अभी बताया कि लेग्यूमिनस प्लांट की नोड्यूल्स में, रूट की नोड्यूल्स में, गांठों में क्या रहता है, बैक्टीरिया, जो क्या करता है, नाइट्रोजन को फिक्स करता है। ओके, नाइट्रोजन को फिक्स करने का मतलब क्या है कि एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है, जो कि N2 की फॉर्म में है, उसको यूजेबल फॉर्म में ले आएगा ताकि सॉइल के अंदर वो लॉक हो जाए। और किस फॉर्म में लॉक होगी, NO3 माइनस की फॉर्म में या NO2 माइनस की फॉर्म में, नाइट्रेट या नाइट्राइट की फॉर्म में। अब इस प्रोसेस को, इस कन्वर्जन को नाइट्रोजन फिक्सेशन की प्रोसेस कहा जाता है। और ये कौन करता है, ये एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है राइजोबियम। देखिए जिसके बारे में अभी हम पढ़ने वाले हैं। सो फार्मर्स आर बीइंग एनकरेज्ड टू अडॉप्ट दिस प्रैक्टिस। कौन सी प्रैक्टिस, क्रॉप रोटेशन की। फार्मर्स को बोला जाता है कि आप जो है क्या कीजिए, क्रॉप रोटेशन की प्रैक्टिस को अपनाइए। इन द प्रीवियस क्लासेज यू हैव लर्नड अबाउट राइजोबियम बैक्टीरियम, अभी बताया मैंने। ठीक है, दीज आर प्रेजेंट इन द नोड्यूल्स ऑफ रूट्स ऑफ कौन से प्लांट्स, लेग्यूमिनस प्लांट्स, उनकी रूट्स के नोड्यूल्स में। और ये क्या काम करते हैं, ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर देंगे, किसमें, सॉइल में। और अब ये सॉइल के अंदर जो नाइट्रोजन है वो अवेलेबल होगी सारे प्लांट्स के लिए, और प्लांट्स जो है उसको यूज करके अपनी ग्रोथ में हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, ओके, सो अगला है डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स। तो इसको हम करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।